Yung nang ina mailo bikisa. Bikisa ilo ba? Ilo bikisa na biskut ya. Ya super. Ko alam mo ka din.
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैं तो टॉपिक लिख पा रही गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे को एक बार गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा एसएस की बुक ला रहे हैं। तो पैसे नहीं दिया कर तो अभी तक पूछा मैम। आज बनवाएंगे, छुट्टी कर देंगे, दूसरा आगे नहीं बंद बनाएंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? पढ़ रहे हो आप लोग सब? अच्छी चल रही। यस मैम। प्रैक्टिकल सबने कंप्लीट कर ली अपनी? यस मैम, कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल का कॉपी। समझ आया प्रैक्टिकल आप लोगों को? बनाई है तब? यस मैम। यस मैम। कुछ जब करेंगे ना उसमें समझाएंगे तब और कर लेंगे इसमें। अब थोड़ा सा टॉपिक देख लो आप लोग, फिर हम करते हैं। ओरल टेस्ट की बात करते हैं, पेज नंबर 132 पे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। परीक्षाओं को वैसे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं कई पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहले एनुअल एग्जाम होते थे, लेकिन अब वार्षिक होते हैं, अर्धवार्षिक होते हैं, त्रैमासिक होते हैं, मासिक होते हैं, साप्ताहिक होते हैं और दैनिक, यानी डेली रूटीन्स टेस्ट भी होते हैं, वीकली भी होते हैं। आजकल आप लोगों ने यूनिट टेस्ट सुना होगा, यूनिट टेस्ट भी होते हैं, मासिक भी होते हैं और त्रैमासिक भी होते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक हो गए, वार्षिक हो गए। और इसके कैसे ले सकते हो? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ले सकते हो। जैसे आप लोगों की प्रैक्टिकल है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। टीचिंग की कोई भी वो नहीं है, ले आओ एक बार वही ले दो। और इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कैसे कैसे हो सकते हैं? ये मौखिक भी हो सकते हैं, ओरल टेस्ट भी हो सकते हैं, ओरल टेस्ट भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। और कुछ परीक्षाएं हम कहें कि मौखिक होती हैं, इसके अंतर्गत हम ये कहें कि लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये आप कैसे भी डेली रूटीन्स के बेस पे भी ले सकते हो, बच्चों की नॉलेज के अकॉर्डिंग बच्चों से पूछ सकते हो, उनकी एक्टिविटी की जांच कर सकते हो। आप बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है उसकी उसके देख सकते हो कि भी बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जब आप क्वेश्चन पुट करते हो क्लास के अंदर तो टीचर को पता चलता है कि कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, कितने बच्चे नहीं दे रहे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, इनकी प्रॉब्लम को दूर करना। ठीक है, इस तरह से हम कहें कि मौखिक परीक्षा के अंदर हम बच्चों की एक तो डेवलपमेंट देखते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनकी मानसिक हम ये कहें कि मेंटल एक्टिविटी हो जाती है, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कंटेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे इसमें ओरल टेस्ट में आ जाएगा। मीनिंग क्लियर सबको? वैसे तो सबको पता ही है। हेलो गाइस। यस मैम। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों की बुक में, कार्ड का एग्जाम्पल दे रखा है। ये एक तरह से वैसे देखा जाए तो टीचिंग एड्स का भी काम करता है। हम वन बाय वन एक एक कार्ड शो करते रहते हैं और उस कार्ड के अंदर हम बच्चों से प्रश्न पूछते रहते हैं।
आजकल वैसे बच्चों को ना प्रेजेंटेशन भी सिखाई जाती है, बच्चों को, हर एक बच्चे को कहा जाता है कि आप जैसे टीचर कंप्रीहेंशन टाइप्स में एक पैराग्राफ बोला जाता है और फिर बच्चों से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इससे टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, बच्चों के डाउट्स भी क्लियर रह जाते हैं, बच्चों को एक एक्टिविटी मिल जाती है। दूसरा, हम ये कार्ड्स की बात करें कि मैंने कार्ड्स बनाए हैं, मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, एक कार्ड शो किया, उसके बारे में मैंने बताया, फिर मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए। इस तरह से मेरा एक कंटेंट, एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, बच्चों को समझ भी आ जाएगा जो मैं समझाना चाहती थी, बच्चे अवेयर भी रहेंगे। तो ये क्या है, एक मौखिक परीक्षा है। इसके गुण क्या क्या है? इससे हम ये कहें कि बच्चे को भाषा अगर ठीक से समझ नहीं आती है तो हम ये कहें तो इससे बच्चों जो है इजली क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो इजी होनी चाहिए, जिससे बच्चे समझ जाएं। भाषा को सरल और सहज रखना चाहिए, जिससे बच्चे इजली उस चीज को समझ जाए और बच्चे आसानी से उस चीज का आंसर दे सके। अब कई उस दिन आप लोगों की क्लास में तो बात नहीं हुई, जो बच्चे रियल टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गए हुए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लिखना पढ़ना अभी नहीं आता। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में भेज दिया जाता है और वो प्रॉपर ढंग से लिख नहीं पाते, कोई पढ़ नहीं पाता। लेकिन जब आप ऐसी चीजों से इवेलुएट करते हो तो बच्चों की पहचान हो जाती है, बच्चों की उन चीजों को दूर कर सकते हो, और हम ये कहें कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और इसके अंदर बच्चे जो है वो जब आंसर देते हैं, आंसर देते हैं तो उनके बोलने का तरीका, उनके समझने का तरीका, और हम ये कहें कि बच्चे चीजों को समझकर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बच्चे कम्युनिकेट इजिली कर पाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, और बच्चे इजिली उन चीजों का आंसर जो है और ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, अवेयर रहते हैं, क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो ये थी इसकी एडवांटेज। क्लियर सबको? Yes, ma'am. ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है जिसमें ये कहे मैं तो आगे एक मिनट बेटा। ठीक है, ये थी इसकी एडवांटेज। अब देखिए इसमें कमियां या दोष क्या है। अब हम ये कहें कि हर एक बच्चा उस चीज को इजीली नहीं समझ सकता, सबकी मेंटल एबिलिटी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग अलग है। तो व्यक्तिगत रूप से हम कहें कि बच्चे उस चीज को समझ नहीं पाते। कईयों की बैकग्राउंड इतनी स्ट्रोंग नहीं होती। बैकग्राउंड का मतलब है कि वो पिछली कक्षा में वो पढ़ के आया है या नहीं पढ़ के आया, वो चीजों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, तो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ये हम ये कहें कि इस चीज ओरल टेस्ट के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, टाइम ज्यादा लगता है। हर एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि बच्चा उस चीज का आंसर दे सके। और हम ये कहें कि इसका एक जो मेजरमेंट हम कहें कि मापन अगर हम करते हैं तो ये सही नहीं निकलता। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, आप लोगों ने भी क्लास में किया होगा, कई बच्चे चुपचाप नीचे सिर करके बैठे होते हैं कि मेरी टर्न आए ही ना। ठीक है, कुछ बच्चों की टर्न आ जाती है, कुछ बच्चों की नहीं आती। कुछ बच्चों जो हम कहें कि हाई लेवल के होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, वो बच्चे आंसर देने में क्यूरियोसिटी रखते हैं, अवेयर रहते हैं कि मुझसे पूछे, मुझसे पूछे, मैं बताऊं। तो ये वाली इसके अंदर हम ये कहें कि इजिली हम इसको ये नहीं कह सकते कि इससे सभी बच्चे पार्टिसिपेट लेंगे। दूसरा, हम ये कहें कि इसके अंदर अगर जो प्रश्न पूछ रहे हैं
वो सही ढंग से, यानी हर एक बच्चे के लिए सही है या नहीं है, क्योंकि हर एक लेवल का बच्चा क्लास के अंदर होता है। तो ये है ओरल टेस्ट, ये कंप्लीट हो गया आपका। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें से। क्लियर? यस मैम, क्लियर है। उतना कोई हार्ड टॉपिक है नहीं है, बस इजी है, समझ आ गया। इजी टॉपिक है, और इस फेज से ना आप लोग निकल चुके हो, आपको पता है कि कैसे रिस्पॉन्स होता है, कैसे नहीं होता है, इस चीज से आप निकल चुके हो। तो ओरल टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट हो गया, ये सब आप लोग कर चुके हो, फेस कर चुके हो, खुद एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो इतना हार्ड नहीं है ये टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक भी छोटा सा है, उसको और कर लेते हैं, फिर 2 ही टॉपिक करेंगे हम, और मोस्टली आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का 1 मिनट। ऑब्जर्वेशन के बाद मूल्यांकन के प्रकार हैं, ग्रेड प्रणाली है, ग्रेड सिस्टम है, और कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन है। ये 3 टॉपिक रह जाएंगे आप लोगों के, कल तीनों ये टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद ये बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पेपर 4th और 5th जो है मिलके इसके 10-11 टॉपिक हैं वो कर लेंगे। ठीक है? आपके सभी ओके मैम। फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया होगा, मे बी अशोक सर ने करवा दिया होगा कंप्लीट, और होने वाला होगा, या कुछ ही टॉपिक रहे होंगे। थर्ड पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। 4th और 5th और मैं करवा दूंगी। सेकंड पेपर के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं, जितने मुझसे हो सकते हैं वो मैं करवा दूंगी, बाकी अदर टीचर आप लोगों के ले लेंगे। बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशन की। सिंपली चाहे बुक में देखो या ना देखो, आपकी मर्जी है। निरीक्षण क्या होता है? देखो, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, यानी हम कोई भी काम कर रहा है उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी बातों को नोट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है? इसके अंदर हम ये कहें कि कुछ, जैसे हम कहें कि अगर छोटे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सारे दिन हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये कब कैसे क्या बिहेव करता है। और इसके अंदर हम ये कहें कि वॉटसन ने जैसे किया है, वॉटसन ने बच्चों के प्राथमिक संवेगों का निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया। गेसल तथा हरलॉक ने भी इस विधि को सफलतापूर्वक प्रयोग किया। जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जो उन्होंने सभी चीजों को ऑब्जर्व करके, उनको देखकर, उसके अंदर क्या क्या मानव के व्यवहार के अंदर क्या कब कैसे कहाँ कहाँ परिवर्तन आता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके पूरी की पूरी रिसर्च करके उन्होंने ये जाना। ठीक है? ऑब्जर्वेशन के अंदर हम पूरे दिन की एक दैनिक चर्या को हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो व्यक्ति काम कैसे करता है, उस व्यक्ति का ग्रुप में कैसा बिहेवियर होता है, अगर वो अकेला होता है तो वो किस तरह से काम करता है, अपनी लाइफ को कैसे जीता है, कितने किस ढंग से जी रहा है, ये क्या है पूरा का पूरा हम उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। मान लो कोई ऑब्जर्वर है और वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और आपकी प्रतिक्रिया क्या क्या आएगी, आप कैसे काम करते हो, समूह के अंदर कैसे करते हो, अलग कैसे करते हो, अगर उसकी ऑब्जर्वेशन हम कहें तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, आपको ध्यान से देखेगा कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो। ये 2 तरह से होता है। एक तो हम ये कहें कि एक तो जिसका ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पता होता है कि ऑब्जर्वर मुझे देख रहा है। सेकंड, हम बिना बताए किसी को ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते हैं कि वो बिहेव कैसे कर रहा है। इसके अंदर ऑब्जर्वर निष्पक्ष होता है, उसके अंदर उसको पुरानी चीजों को वो लेकर नहीं आता। अगर मान लो उसका कोई आर्गुमेंट हुआ है या उसका रिलेशन उसके साथ सही नहीं है, तो इस चीज को वो लेकर नहीं आएगा। जो जांच है वो सत्यता पे आधारित होगी, और जहां जहां उसका बिहेवियर चेंज होता रहेगा, वो जिस तरह से रिएक्ट करता रहेगा, जो ऑब्जर्वर है उसको वो उसके जो है वो नोट करता रहेगा। अब इसके अंदर हम कहें कि पूरा का पूरा सूक्ष्म रूप से पूरा का पूरा ब्यौरा जो है
वो तैयार किया जाता है। ये दो तरह से होता है, एक तो सामान्य से, एक तो सिंपली होता है, एक साइंटिफिक होता है। सिंपली में हम नॉर्मल चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, और जो साइंटिफिक होता है उसमें हर चीज को बारीकी से देखा जाता है। और इसके अंदर हम कहें कि पूरा का पूरा, जैसे हम कहें कि कुछ घटनाएं हुई, उनको सावधानी से वो ऑब्जर्व करेगा, और उनको निरीक्षण करते हुए उसके व्यवहार कितनी बार उसका रिपीट हुआ, कितनी बार उसको गुस्सा आया, कितनी बार रिपीट उसको कंटिन्यूसली हम ये कहें कि एंग्री जो बिहेव है उसका बार बार रिपीट हो रहा है, या बहुत अच्छा है, एक दूसरे से किसी पर्सन से मिल रहा है तो सही ढंग से मिल रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है। हमें जैसे जैसे रिएक्शन चेंज होता है हमें उस चीज को लिखते चले जाना है, और उसके लिए हम ये कहें कि एक ट्रेंड ऑब्जर्वेशन का होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर वो सारी चीजों को नोट कर सके। वो तभी कर सकता है जिसके अंदर हम कहें कि जो ट्रेंड हो, और जिसको ट्रेंड ऑब्जर्वेशन की जरूरत हो, मतलब कि एक ट्रेंड होना जरूरी है, तभी वो नोट कर पाएगा, तभी वो हम ये कहें कि सही बातों को दिखा पाएगा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। फिर आते हैं इसके एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स के अंदर हम ये कहें कि प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यूज ऑफ आइज, जिसके अंदर हम कहें कि हमें सही ढंग से, अब देखो हम कई बार क्या कर रहे होते हैं, आप कई बार चीजें देख रहे होते हो, लेकिन आपकी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक ऑब्जर्व करने वाला उस चीज को इस तरह से देखता है कि मैं जो सही है वो सही दिखेगा, जो गलत है वो गलत ही दिखेगा। कई बार आप एक पर्सन के लिए आप नेगेटिव थॉट रखते हो, तो अगर वो सही भी काम कर रहा है ना, तो आप उसको सही नहीं कहोगे, आप उसके सही काम में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ले आते हो कि नहीं नहीं उसने तो इसलिए किया होगा, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें सही ढंग से उस चीज का प्रयोग करना है। फिर है केयरफुल स्टडी, जिसके अंदर हम ये कहें कि सावधानी से हमें उसको ऑब्जर्व करना है, सावधानी से उसका अध्ययन करना है हमने। डायरेक्ट स्टडी, जिसके अंदर हम ये कहें जो उसकी डायरेक्टली जो व्यक्तिगत रूप से वो है उस चीज को देखकर समझकर फिर उसको ऑब्जर्व करना है। ग्रुप स्टडी की सामूहिक व्यवहार का अध्ययन हम कर सकते हैं इसके अंदर, मैंने अभी बताया कि ग्रुप में भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मैंने दो तरह से बताया कि एक तो उसको पता होता है कि मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक होता है कि जो उसको नहीं पता होता कि मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को, मान लो मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, चलो आप मुझे ये काम करके दिखाओ, तो आप ना अपने बिहेव को भी कंट्रोल करोगे, आप अब सबके साथ पोलाइटली बोलोगे, अगर गुस्सा भी आ रहा होगा तो भी शांत रखोगे। तो ये एक तरह से पूरा सही नहीं होगा, सही डिसीजन मेरा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये निष्पक्ष नहीं हो पाता। दूसरा ये कहें कि इसके अंदर अगर मान लो कि मैं ये कहूँ कि आपको नहीं पता कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि निष्पक्ष हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब मैं खुद उस चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स ना लेकर आऊं, आपके और मेरे बीच के अंदर जो रिलेशन है उसको ना लेकर आऊं। कई बार क्या होता है कि हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी होती है कि कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव बातों को भी मेरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स चला जाए, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं होता। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट है, इसके बेनिफिट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आप कर सकते हो इस चीज को। क्लियर? यस मैम। तो ये था बेटा ऑब्जर्वेशन। आप लोगों के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं आज। अब ज्यादा टॉपिक नहीं कराऊंगी, 3 टॉपिक रह गए, बाकी हम कल करें। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पूछना है किसी को कुछ? मैम जो प्रैक्टिकल वाला कॉपी कंप्लीट कर ली हूँ। क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ बेटा। जो प्रैक्टिकल वाला कॉपी आया है कॉलेज से वो कंप्लीट हो गया है, तो वो
एग्जाम टाइम में सबमिट होगा कॉलेज में क्या? हाँ बेटा, वो प्रैक्टिकल टाइम में ही लेकर आने हैं, और आप लोगों को उस वक्त चेक उसी वक्त चेक होगी आप लोगों की, और आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि वाइवा कैसे होगा आप लोगों का, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पुट किए जा सकते हैं, तो वो सारा बता देंगे आप लोगों को। और वहाँ पे जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा थ्योरी खत्म होने के बाद, तो जो हम लोग कॉपी रेडी किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या फिर अदर आएगा? नहीं, उसी से रिलेटेड आएगा। ओके मैम। मैम जो कॉपी मिली है तो उसमें पेज जो है ना कम मतलब पड़ गए हैं। क्या कह रहे हो बेटा? कॉपी जो वहाँ प्रैक्टिकल कॉपी के लिए जो दिया गया था ना, तो उसमें पेज ना कम पड़ गए हैं, अलग से पेज उसमें लगा के लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हो बेटा। ओके मैम। तो ठीक है फिर। ओके मैम। ओके।